वेलकम बैक, सुनील दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉप 7 मिस्टेक्स के बारे में जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं पीटी एग्जाम को लेके। नाउ ये मिस्टेक्स अगर आपको पता है, अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो तो आप रियल एग्जाम में मार्क्स लूज होने से खुद को बचा सकते हो। मिस्टेक्स बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने टॉप 7 मिस्टेक्स फिल्टर किए हैं जो स्टूडेंट अक्सर रिपीट करते हैं एग्जाम में। नाउ नंबर 1 मिस्टेक इज रिलाइंग टू मच ऑन द एक्सटर्नल वेबसाइट्स। बहुत सारे स्टूडेंट पीटी स्पीकिंग को लेके, इनफैक्ट फुल मॉक टेस्ट को लेके एक्सटर्नल वेबसाइट्स के स्कोर्स पे डिपेंड रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इस वेबसाइट पे स्कोर बन गया तो रियल एग्जाम के अंदर भी स्कोर बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बार जो स्टूडेंट 70-80 प्लस स्कोर करते हैं मॉक टेस्ट के अंदर, उनका रियल एग्जाम का स्कोर बिल्कुल ऑपोजिट होता है, बहुत कम मार्क्स बनते हैं उनके। एंड आई हैव सीन दोज पीपल जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आता था लेकिन रियल एग्जाम का स्कोर काफ़ी हाई बना उनका। तो ऐसा क्यों होता है? रियलिटी ये है कि कोई भी वेबसाइट उतनी ऑथेंटिक नहीं है कि आपको रियल एग्जाम के जैसा स्कोर दे पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सी हेयर इज अ वेबसाइट, मैं रिपीट सेंटेंसेस ओपन करता हूं। All students depend on their future. All students depend on future. सिर्फ मैंने एक वर्ड मिस किया बीच में, all students depend on their future। उसके अलावा मैंने परफेक्ट बोला है। All students depend on, सिर्फ एक वर्ड मिसिंग है there। लेकिन अगर आप मार्क्स को देखोगे यू विल सी के प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो मेरा स्कोर है दैट इज 4, फ्लुएंसी के अंदर काफ़ी कम स्कोर मिला हुआ है 46, एंड कंटेंट के अंदर 75। तो कंटेंट जेन्युइन स्कोर दिया इन्होंने, लेकिन क्या फ्लुएंसी का स्कोर इतना कम था मेरा और मेरी प्रोनाउंसिएशन क्या ख़राब थी? नहीं। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो थोड़े से कम मार्क्स आपको देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वेबसाइट गलत है या इसको फॉलो मत करो। What I'm trying to show you is कि जो रियल एग्जाम का स्कोर है वो थोड़ा सा अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ये वेबसाइट है, लेट्स डू वन क्वेश्चन ओवर हियर। Scientists are always asking the government for more money. Scientists are always asking. Now यहां पे मैंने कंटेंट काफी कम बोला। Scientists are always you see the score is 73। तो बहुत बार स्टूडेंट जो इस वेबसाइट पे प्रैक्टिस करते हैं वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके स्कोर्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं और वो रियल एग्जाम के लिए रेडी हैं। कई बार स्टूडेंट इन वेबसाइट पे प्रैक्टिस करते हैं तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस उनमें कम रहता है, उन्हें लगता है कि उनके मार्क्स कम बन रहे हैं। तो इन वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग तो आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो, डे 1 से ही रेडी हो जाते हो। कहीं कहीं वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको बोलेंगे कि आप एग्ज़ाम के लिए रेडी ही नहीं हो, कितनी मर्जी प्रैक्टिस करने के बाद भी। तो जो रियल स्कोर है वो एक्चुअल में इससे वेरी करता है। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा कि स्पीकिंग मॉड्यूल के केस में स्पेशली आप अपने टीचर से, ट्यूटर से इवैल्यूएट कराओ कि आपकी स्पीकिंग किस लेवल की है, आपको इम्प्रूवमेंट तो नहीं चाहिए। रियल स्कोर्स एक टीचर अपने एक्सपीरियंस से बता सकता है, वेबसाइट्स स्कोर को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर देती हैं। So this was mistake number 1, relying too much on the external websites. Now let's move on to mistake number 2, which is not practicing in a noisy environment. बहुत सारे स्टूडेंट, स्पेशली वो स्टूडेंट जो घर पे प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें नॉइजी एनवायरनमेंट की आदत नहीं होती। लेकिन जब आप रियल एग्जाम में जाते हो सिचुएशन कुछ और होती है। वहाँ पे आपको कोई सेपरेट क्यूबिकल नहीं मिल रहा कि आप अलग से बैठ के शांति में अपना टेस्ट कर लो। कंबाइंड टेस्ट होता है, आपके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे, उनकी आवाज़ आपको लिटरली सुनाई दे रही होगी, वो कौन सा टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, रिपीट सेंटेंसेस में क्या बोल रहे हैं, रीड अलाउड में क्या बोल रहे हैं, सब कुछ आपको क्लियरली सुनाई दे रहा होगा। उनकी आवाज़ से आप बॉदर भी हो सकते हो, आपको परेशानी हो सकती है। तो मेरा क्या सजेशन है कि आप नॉइजी एनवायरनमेंट में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। आपको फेक नॉइजी एनवायरनमेंट्स यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करोगे PTE एग्जाम एनवायरनमेंट, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आप जब भी जिस भी वेबसाइट पे प्रैक्टिस करते हो, बैकग्राउंड में वो नॉइज़ को प्ले कर लो और फिर प्रैक्टिस करो। इससे आप रियल एग्जाम की तरह प्रैक्टिस कर पाओगे और कंफ्यूज नहीं होगे जैसे रियल एग्जाम में होते हो आप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मिस्टेक नंबर 3, विच इज़ रिलेटेड टू योर माइक पोजीशन। बहुत सारे स्टूडेंट अपने माइक को ही ठीक से एडजस्ट नहीं करते और उन्हें ये भी बहुत इशू रहता है कि माइक पोजीशन सही होती क्या है। देखो, सही माइक पोजीशन हर एक पर्सन के लिए वेरी करती है। किसी के लिए थोड़ा सा दूर होगी क्योंकि उसकी आवाज़ थोड़ी भारी है, किसी को शायद अपने लिप्स से बहुत ज़्यादा क्लोज रखना पड़ेगा माइक को क्योंकि उनकी आवाज़ काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो घर पे, मेक श्योर करो कि आप अपनी आवाज़ को क्लियरली सुनो। वहाँ पे माइक्रोफोन को टेस्ट करने का ऑप्शन होता है मॉक टेस्ट के अंदर भी, रियल एग्जाम के अंदर भी। तो अपनी आवाज़ को अच्छे से सुनो,
जिस पोजीशन पे आपको आपकी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है वही आपकी माइक्रोफोन पोजीशन होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि 2 फिंगर दूर रखो, 3 फिंगर दूर रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप माउथ से काफ़ी क्लोज भी रख सकते हो, लेकिन यह है कि आपकी सांस की आवाज़ उसमें नहीं आनी चाहिए। हर एक पर्सन के लिए वो चीज़ वेरी करेगी। जो पोजीशन मेरे लिए एप्लीकेबल है ज़रूरी नहीं है कि वही सेम पोजीशन आपके लिए भी एप्लीकेबल हो। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, माइक्रोफोन टेस्ट करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे मेक श्योर करो आप अपनी आवाज़ क्लियरली सुन पा रहे हो माइक के अंदर। वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं कई बार वो थोड़ी जल्दी करते हैं, वो आपको बोलते रहेंगे कि फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करो, आगे मूव ऑन करो। आप उनको बोलो कि एक बार मुझे अच्छे से माइक टेस्ट कर लेने दो। और माइक जब भी टेस्ट करते हो तो सिर्फ हेलो हेलो मत बोलो, उसके अंदर एक अच्छी सी टैम्पलेट की 2-3 लाइन उसके अंदर बोल के चेक करो, क्योंकि जब आप रीड अलाउड बोलोगे तो एक लेंथ पे बोलोगे, 2-3 वर्ड नहीं बोलने वाले आप उसमें। तो थोड़ा सा बोलो, 2 या 3 लाइन उसके अंदर बोलो, रीप्ले करो, अपनी आवाज़ सुनो, मेक श्योर कि आपको हर एक वर्ड क्लियरली सुनाई दे रहा हो। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज डेफिनेटली आ रहा होगा आसपास के स्टूडेंट्स का, वो नॉर्मल चीज़ है। आपके लिए क्या मैटर करता है कि आपको आपकी आवाज़ कितनी क्लियर सुनाई दे रही है। अगर आपको आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है तो वेल एंड गुड है। बाकी की जितनी भी नॉइज होती है सिस्टम फिल्टर आउट कर देगा ऑटोमेटिक, डोंट वरी अबाउट दैट। सो दैट वाज मिस्टेक नंबर 3, हाउ टू एडजस्ट द माइक पोजीशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मिस्टेक नंबर 4, विच इज एडजस्टिंग द वॉल्यूम। रियल एग्जाम के अंदर आपके पास वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन होता है। स्टार्टिंग में भी ऑप्शन होता है, जब एग्जाम आपका स्टार्ट होता है माइक्रोफोन को टेस्ट करने से पहले वो आपको हेडफोन टेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं कि आप आवाज़ क्लियरली सुन लो, आपको आवाज़ ठीक आ रही है नहीं आ रही। अगर आपको बहुत ज़्यादा लाउड लग रही है तो वहीं पे ऑप्शन होता है, आप उसको स्क्रॉल डाउन करके वॉल्यूम को नीचे लेके आ सकते हो। जो वॉल्यूम आप स्टार्टिंग में सेट करोगे बाय डिफ़ॉल्ट वही वॉल्यूम आने वाले सारे क्वेश्चंस में रहेगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन में भी ऑप्शन होता है आपके पास, अगर आपको वॉल्यूम चेंज करनी है तो हर एक क्वेश्चन के लिए आप वॉल्यूम इंटरनली वहाँ से चेंज कर सकते हो। मेरा सजेशन क्या है कि इंटरनली ना चेंज करके आप स्टार्टिंग के अंदर ही आवाज़ अच्छे से सुनो, बिकॉज जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा वो रीड अलाउड होगा। रीड अलाउड के जस्ट बाद रिपीट सेंटेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने वॉल्यूम अच्छे से एडजस्ट नहीं किया, लेट्स से आपने वॉल्यूम काफ़ी कम सेट किया या काफ़ी लाउड सेट किया, तो वो जो रिपीट सेंटेंस है आपका वो ख़राब हो सकता है उस चक्कर में। उस केस में आप सिर्फ उसको एडजस्ट करने पे लगे रहोगे, ना कि आप रिपीट सेंटेंस पे ध्यान दोगे, आपका एक रिपीट सेंटेंस खराब हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही जब ऑप्शन है आपके पास तो उसका फ़ायदा उठाओ। माइक्रोफोन टेस्ट करने से पहले ये ऑप्शन आता है स्टार्टिंग में, बिल्कुल अपने हेडफोन्स को अच्छे से चेक करो जिस वॉल्यूम पे आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है। और उसमें भी ये नहीं कि थोड़ा सा सुना आपने और नेक्स्ट कर दिया फटाफट से। जो वो पूरी की पूरी लाइन बोलता है माइक्रोफोन से रिलेटेड, जो भी वो लाइन बोलेगा उसको अच्छे से सुनो। अगर आपको वॉल्यूम नॉर्मल लग रही है, आपको समझ आ रहा है सब कुछ, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है कम नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करो। सो दिस वॉज मिस्टेक नंबर 4, एडजस्टिंग द वॉल्यूम। नाउ मिस्टेक नंबर 5 इज वेस्टिंग टाइम ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, स्पेशली रीडिंग एग्जाम के केस में। जैसे ही आपका रीडिंग मॉड्यूल स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है वो रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, इसकी वेटेज बहुत ही ज़्यादा कम है। बहुत सारे स्टूडेंट इमोशनल होकर इसके ऊपर भी टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। फिर जो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो लास्ट क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए उनको टाइम नहीं बचता। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनकी कोई वेटेज नहीं है। जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करो। इनके बगैर भी आप लोग 90 आउट ऑफ 90 ले सकते हो एग्जाम में, लेकिन अगर इनकी वजह से आपका रीडिंग फिल अप से एक मिस हो गया तो आपके मार्क्स 4-5 मार्क्स अफेक्ट हो सकते हैं एक रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की वजह से। तो मेरा सजेशन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्पेशली रीडिंग एग्जाम के केस में, आप उनको स्किप करो। सेम यही चीज़ आपको लिसनिंग एग्जाम के केस में करनी होती है। समराइज स्पोकन फर्स्ट टास्क आता है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए कंबाइंड टाइम मिलता है आपको। फॉर एग्जांपल 15-16 मिनट ये होते हैं अप्रॉक्सीमेट समराइज स्पोकन टेक्स्ट के फिनिश होने के बाद। तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके लिए कंबाइंड टाइम होता है। अगर आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करोगे, देखो जब MCQ स्टार्ट होते हैं ना, आप डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव नहीं कर सकते जब तक तो ऑडियो फिनिश नहीं होता। लेकिन जैसे ही ऑडियो फिनिश होता है, मेरा क्या सजेशन है, आप आंसर के साथ रेडी रहो। 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन क्लिक करके रखो पहले ही। जो भी आपको ऑडियो सुन के समझ आ रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है कि क्या आंसर है तो राइट आंसर मार्क कर दो, अदरवाइज कोई भी एक ऑप्शन ABCD कुछ भी मार्क करो, उसके अंदर सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करो। MCQs के चक्कर में जो राइट फ्रॉम डिक्टेशन है, अगर आपका एक राइट फ्रॉम डिक्टेशन मिस हो गया, आप 5 to 10 पॉइंट्स लूज करोगे एक डिक्टेशन की वजह से। और MCQ के बगैर भी आप लोग 90 आउट ऑफ 90 ले सकते हो लिसनिंग मॉड्यूल में। तो MCQs के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना। This was mistake number 5, wasting time on multiple choice questions.
Now let's move on to mistake number 6, which is not clicking on the next button. Especially speaking module के केस में, the moment you are done with speaking, जैसे ही आप अपना आंसर रिकॉर्ड करते हो, आपका आंसर फिनिश होता है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करो, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करो फटाफट से. बहुत बार स्टूडेंट उस पूरे बार का फिनिश होने का वेट करते हैं. इस केस में क्या हो सकता है कि आपके बैकग्राउंड में जो स्टूडेंट्स है, बाकी स्टूडेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनकी नॉइज आपके माइक में कैप्चर हो सकती है, आपका स्पीकिंग का स्कोर अफेक्ट हो सकता है, आपकी फ्लुएंसी, आपकी प्रोनाउंसिएशन, उसके मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं. जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप उसको रीड करते हो, माइक ऑन होता है, जैसे ही आप अटेम्प्ट करके फिनिश करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करने का बटन नीचे ही रहता है बॉटम राइट साइड पे, आप उस पर क्लिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो. एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ रीड अलाउड. नाउ इस रीड अलाउड के केस में आप क्या करोगे, ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको गिवन है, 35 to 40 सेकेंड्स आपको मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए. उसमें एक बार इसको रीड कर लो अच्छे से. टेलीविजन इज बाउंड टू हैव अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन अ चाइल्ड. व्हेन अ पेरेंट इज कंसर्न्ड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन, he should consider several things. What TV offers the child in terms of information and knowledge. How many hours a week a youngster his age should watch television. Take a deep breath. Beep sound के साथ बोलना स्टार्ट करो और यहाँ पे फटाफट से नेक्स्ट बटन यहाँ पे बॉटम पे होता है. आप जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, एक बॉक्स पॉपअप होता है, उसमें पूछा जाता है येस और नो. आपको येस पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करना है. मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ. यहाँ पे तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट बटन पे जाने का ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन आपको फटाफट से स्टॉप जरूर करना है. एक बार इसको स्टार्ट करते हैं. टेलीविजन इज बाउंड टू हैव अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन अ चाइल्ड. व्हेन अ पेरेंट इज कंसर्न्ड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन, ही शुड कंसीडर सेवरल थिंग्स. What TV offers the child in terms of information and knowledge. How many hours a week a youngster his age should watch television. The impact of violence and sex and the influence of commercials. Stop. Right. द मोमेंट यू आर डन, फटाफट से उसको स्टॉप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो. बैकग्राउंड नॉइज कैप्चर नहीं होने देनी. पूरे का पूरा ये जो बार होगा, इसको फिनिश होने का वेट आप नहीं करोगे. जैसे ये जो बार चल रहा है अभी धीरे धीरे करके फिल हो रहा है, आपका आंसर जहाँ पे भी फिनिश होता है, रिपीट सेंटेंस के केस में भी यही करोगे, रिटेल और डिस्क्राइब इमेज, हर एक केस में आप यही करोगे. जैसे ही आप इसको डन करते हो, पूरा फिनिश होने का वेट मत करो, स्टॉप और नेक्स्ट करो. This was mistake number 6, not clicking on the next button. Now the last mistake is not following the template. देखो स्पीकिंग मॉड्यूल के केस में, राइटिंग के केस में और लिसनिंग का जो फर्स्ट पार्ट होता है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, इन सब के केस में टेम्पलेट्स फॉलो होते हैं. डिस्क्राइब इमेज हो गया, रिटेल लेक्चर, समराइज रिटन, एसे एंड समराइज स्पोकन, ये 5 क्वेश्चन होते हैं जो टेम्पलेट बेस्ड होते हैं. मेरा क्या सजेशन है कि आप हमेशा टेम्पलेट्स ही यूज़ करो. स्पेशली स्पीकिंग के केस में डिस्क्राइब इमेज जब आपके सामने होती है, आपको पूरी पिक्चर को डिस्क्राइब करना है. खुद से वर्ड्स बना के बहुत बार नहीं बोले जाते. अच्छे स्टूडेंट भी फंबल कर जाते हैं एग्जाम में. अगर आपके पास टेम्पलेट है, आप फ्लुएंट रहोगे, आसानी से बोल पाओगे. सेम ऐसे राइटिंग के केस में है. ऐसे के केस के अंदर मेक श्योर करो कि आपका जो टेम्पलेट है उसके अंदर कंटेंट इनफ हो. कीवर्ड वाला टेम्पलेट वर्क नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा फेल होते हैं. टॉपिक सेंटेंसेस लिखे हैं और वो लेंदी सेंटेंसेस लिखे हों. जैसे जो मेरे वाला ऐसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 15 वर्ड का एक टॉपिक सेंटेंस उसके अंदर आप लिखो हर बार. टॉपिक सेंटेंस वाला ऐसे फॉलो करो. समराइज स्पोकन के केस में भी टेम्पलेट फॉलो करो. जो भी टेम्पलेट आप फॉलो कर रहे हो, समराइज रिटन के केस में भी, रिटेल और डिस्क्राइब इमेज, इन 5 क्वेश्चन के केस में मेरा सजेशन है आप टेम्पलेट्स फॉलो करो. टेम्पलेट जेन्युइनली हेल्प करते हैं और टेम्पलेट के साथ भी आप 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स ले सकते हो. इनफैक्ट टेम्पलेट के साथ मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज़्यादा मार्क्स लेते हैं बजाय कि बिना टेम्पलेट के. डिस्क्राइब इमेज के अंदर अगर आप डायरेक्टली बोल के आओगे, वहाँ पे इमेज को डिस्क्राइब करने लगोगे, स्पेशली ऐसी इमेज के केस में जिसमें कुछ भी गिवन नहीं है, प्लेन पिक्चर गिवन है, उस केस में आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. बिकॉज आप लोग फंबल हो गए एग्जाम में, कंटेंट मिलेगा नहीं और फ्लुएंटली आप बोल नहीं पाओगे. अगर टेम्पलेट लर्न नहीं है तो चांसेस हैं कि आपकी स्पीकिंग के मार्क्स डाउन जाएंगे. So this was mistake number 7, that is not following the template. And in fact I would say कि the right template. बहुत सारे स्टूडेंट स्पीकिंग के केस में और राइटिंग मॉड्यूल के केस में अभी भी पुराने टेम्पलेट्स फॉलो कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर तक तो अच्छे से वर्क कर रहे थे लेकिन अभी अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं. तो जो भी लेटेस्ट टेम्पलेट्स होते हैं आप उन्हीं को फॉलो करो, उन्हीं से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे. ऑलराइट गाइस, दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है क्लासेस से रिलेटेड या कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, या फिर जो नीचे नंबर्स गिवन है आप उन पे
कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.